हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, 27 नवंबर को जैसे ग्रुप डी का पेपर आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही पेपर आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इस पेपर को हल करने के बाद आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट आने वाले हैं। क्योंकि इस पेपर में जीएस, करंट अफेयर, साइंस और रीजनिंग के वो प्रश्न हम करने वाले हैं जो 27 और 28 नवंबर के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस पेपर में 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में आने वाले हर शिफ्ट में, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि 27 नवंबर से ग्रुप डी का पेपर शुरू हो रहा है, तो रेलवे ने 27 और 28 नवंबर के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो अब यहाँ से आप सभी के पास केवल 2 दिन बाकी है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, तो आज के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। प्लस इस पेपर में यदि आपका 70 क्वेश्चन में से 40 प्लस स्कोर हो जाता है जीएस, करंट अफेयर, साइंस, रीजनिंग में, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही है। आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि जिस लेवल के सवाल ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज की इस क्लास में आपके लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि किस लेवल की तैयारी हमारी है, और ये भी आपको चेक करने का मौका मिलेगा कि ग्रुप डी के पेपर में किस किस लेवल के सवाल आ सकते हैं। क्या हमारी उस तरह की तैयारी है? क्या यदि इस तरह का सवाल आएगा तो हम हल कर पाएंगे? तो इस पेपर को एक बार आप जरूर हल करिए, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा। तो इस पेपर को अपने पेपर से पहले एक बार जरूर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इस पेपर देने के बाद समझ में आएगा कि हाँ, ये तो पेपर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। देखते हैं 70 क्वेश्चन में से क्या हम लोग 40 प्लस स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो कौन सा नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्तियां प्रदान की थी? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा यह शक्ति प्रदान की थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 96 नंबर का भारत का पोजीशन था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? तो कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन भी किया था? तो बिंदुसार था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं? तो कर्नाटक संगीत में 72 प्रमुख राग हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? तो भारत का इस्पात शहर तो जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा, सवालों का लेवल भी चेक करते चलिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से फेमस है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1849 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है?
तो अनुच्छेद 351 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, हमने आपके लिए ग्रुप डी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो उन प्लेलिस्ट के सभी क्लासों को एक बार आप जरूर देखिएगा, स्पीड में देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा आपको करने वाले हैं। सवालों का लेवल ऐसा होने वाला है जो कि पेपर में आएंगे। ओके, तो और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने दिन आपका पेपर चलेगा यानी 16 जनवरी तक, तो पूरे 16 जनवरी तक ये क्लास चलने वाली है। तब तक आपका पेपर नहीं समाप्त होता, तब तक ये क्लास होने वाली है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा आप लोग। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था? बताइए, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था, तो किसे किया गया था? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया? नई और चयनित कविताओं के लिए 2025 पुलित्जर फॉर पोएट्री किसे प्रदान किया गया? तो मैरी होबे को प्रदान किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 भाग 3 के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 3 के अंतर्गत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल दिलाता है शपथ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी? किस संवैधानिक संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी? तो 97वां संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में? तो 1948 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? विलंबित और द्रुत ये किस गायन शैली के दो प्रकार हैं? तो ख्याल के ये दो प्रकार हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 2025 में लॉन्च किए गए NBS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना है? 2025 में लॉन्च किए गए NBS-02 उपग्रह का उद्देश्य किस भारतीय सिस्टम को परिवर्धित करना है? तो ये NAVLC को परिवर्तित करना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, NAVLC को। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 20, यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता? देखिए साथी, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर के हैं, चाहे साइंस के चाहे जीएस के, तो सभी प्रश्न आज की इस क्लास में कंपाइलेशन होने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। प्लस रीजनिंग के सवाल तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और आज दोपहर में 12 बजे तैयार रहिएगा। दोपहर 12 बजे रीजनिंग की रामबाण क्लास आने वाली है आप सभी के बीच, तो इसको भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगा। यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसने जीता? तो माधव गॉडगिल ने जीता था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, किस ड्रामा को वर्ष 2025 पुलित्जर पुरस्कार मिला? किस ड्रामा को वर्ष 2025 में पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो पर्पज को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? तो हैवलॉक द्वीप का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का सदस्य कब बना? अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कब बना, यानी किस महीने में और किस वर्ष में? 2025 में बना है, लेकिन किस महीने बना है? तो मई 2025 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? तो ये मेहरगढ़ में मिले थे सबसे पहले। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने भारत के किस शहर में शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी? अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस शहर में शहर के पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी? तो नोएडा को भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? तो कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? तो कथक की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। नारकोंडम द्वीप ये कहाँ स्थित है? बताइए, नारकोंडम द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान सागर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? अमरावती स्तूप का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये सातवाहन के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1957 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? जैसे भाई संबलपुर का विद्रोह, ये तो 1957 के विद्रोह के दौरान हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था आपका 1899 में, 1900 में हुआ था, तो हो सकता है कि यही ना हो। नाइकाडा विद्रोह भी 1957 के विद्रोह के दौरान हुआ था। संताल विद्रोह भी हुआ था, तो यही आपका बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा, जो कि 1899 1900 में हुआ था, 1957 के दौरान नहीं हुआ था। तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? तो लगभग 24 किलोमीटर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। बताइए, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? जितनी बार आवश्यकता हो भाई, उसका तो मन है, वो कितनी बार कह सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपस में कह सकते हैं कि केवल 2 बार या केवल 1 बार, या यह किसी सीमा के बिना राष्ट्रपति के पूर्ण विवेक पर निर्भर है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, केवल 1 बार ये कह सकते हैं, याद रखिएगा, केवल 1 बार। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड $99.2 बिलियन हो गया? बताइए भाई, व्यापार से संबंधित सवाल आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि इस साल व्यापार काफ़ी भाई ट्रेंडिंग में था। बताइए, 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड $99.2 बिलियन हो गया? तो भाई चीन के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? तो 29। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? बताइए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो ये पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1861 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने ओपन 2025 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? बताइए दोस्त, किसने ओपन 2025 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? तो भाई याद रखिएगा, करीम एल टॉर्की ने जीता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भाई, करंट अफेयर के सवाल ऐसे ही आने वाले हैं। यदि आपने रेलवे ने जो अपना एक मॉक टेस्ट जारी किया है उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इस बार आपका पेपर सेक्शनल वाइज होने वाला है। सबसे पहले आप सभी के बीच में 25 क्वेश्चन साइंस के खुलेंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके मैथ के खुलेंगे, और उसके बाद 30 क्वेश्चन रीजनिंग में, थर्ड नंबर पे रीजनिंग रहेगा, और लास्ट में आपका 20 क्वेश्चन जीएस करंट अफेयर करेंगे। इस सेक्शन वाइज आपका पेपर होगा इसी तरह। ओके, तो आईएमएफ की जानकारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइंस मुद्रास्फीति दर कितना प्रतिशत है? तो आईएमएफ की जानकारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए जो अनुमानित वैश्विक हेडलाइंस मुद्रास्फीति दर था वो आपका 4.2% हो गया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया? 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया था? तो ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं? भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था? तो भाई वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को पेश किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश त्रि शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश त्रि शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंक कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो सुशीर वाद्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, यहाँ पे 43 इस क्वेश्चन पहुंच चुके। अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा और अपने आप को भी एनालिसिस करते रहिए। मेन इस टाइम आपको एनालिसिस करने खुद की। ओके, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था? अगस्त 2024 में किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। भारत की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? भारत की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2011 में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? तो गोवा राज्य में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने? फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने? तो तुहिनकांत पांडे बने थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 कोप 16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ था? बताइए। तो फरवरी 2025 में किस देश में संपन्न हुआ था?
जैव विविधता सम्मेलन 2024 जो COP16 था, तो भाई ये इटली देश में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा के अभियान से जुड़ा था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा के अभियान से जुड़ा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जुड़ा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्य के किस समूह तक फैला हुआ है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में MSME मंत्रालय ये किस तारीख को MSME दिवस मनाता है? तो साथियों, भारत में MSMES मंत्रालय किस तारीख को MSME दिवस मनाता है? तो 27 जून को MSME दिवस मनाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। डैश यानी किसके अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ यानी फीटस बन जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, भ्रूण के अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ आपका बन जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले UVB किरण के कारण होता है? तो साथी कल हमने एक क्लास आपको दिया था लगभग 80 क्वेश्चनों का, तो भाई उस क्लास को एक बार आप जरूर हल करिए। इससे पहले वाले क्लास वही है, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाइए या तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। लगभग 70 क्वेश्चन 25 मिनट में हल किया है, तो भाई उस क्लास को आप जरूर देखिए। काफ़ी कॉन्फिडेंट, बहुत ही शानदार एक एक क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, बताइए मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले UVB किरण के कारण होता है? तो चेचक रोग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई इनमें राइबोसोम और DNA दोनों होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो भाई स्त्री केसर। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है, फिर दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? यानी क्यों आप सभी से पूछ दिया, क्यों बराबर क्या हो जाएगा इस तरह के सवाल को हल करने के लिए? तो W/V वर्क यानी जूल, वर्क का यूनिट जूल, यानी जूल कितना दिया है भाई? आपका 60 जूल दिया है, और बोल्ट कितना दिया? 20 वोल्ट, यानी 20 23 60, यानी क्यों कितना हो जाएगा भाई? 3 करंट हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन 3 कूलाम हो जाएगा भाई, कूलाम हो जाएगा, याद रखेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56। तो यहां से रीजनिंग के सवाल शुरू हो गए भाई। 15 के 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो रीजनिंग का ही आने वाला है, क्योंकि 30 में से 30 सही करना है। तो ये भाई 15 के 15 क्वेश्चन आप जरूर से तैयार कर लेंगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न 56। एक निश्चित कुट भाषा में गुड मॉर्निंग ऑल को CX FG ZQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट को ZQ NR VK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में ऑल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो भाई हमसे केवल ऑल का कोड पूछा है, इतना लंबा चौड़ा कोड क्या है, लेकिन सिंपल पूछा है केवल ऑल का। तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? जब सिंगल पूछता तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए गुड मॉर्निंग ऑल, पहले वाले में भी ऑल है, उसके बाद ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट, देखिए ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट, यानी दोनों में भाई ऑल मिल चुका है। जब दोनों में ऑल मिला तो इसका मतलब दोनों में जो कोड होगा उसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए पहला कोड CX FG ZQ है, दूसरा ZQ NR VK, तो कौन सा कॉमन है? ऑल की तरह कौन सा कॉमन आपको कोड में दिखाई दे रहा है? हमें तो ZQ दिखाई दे रहा है। देखिए पहले में ZQ यहाँ पर है, दूसरे में ZQ यहाँ पे है, यानी ऑल का कोड क्या होगा भाई? ZQ हो जाएगा। तो इस सवाल का कितने लोग का ऑप्शन डी आ चुका था? बिना हल किए कितने लोग का डी ऑप्शन आ गया था बताइए? हमेशा याद रहिएगा, जब इस तरह का सवाल आ गया सिंगल पूछे तो पहले कॉमन चेक करिए। यदि आपका कॉमन मिल गया दोनों में तो समझिए कि उन दोनों का कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। यदि भाई
यदि कॉमन नहीं मिलता है तो आपको उस टाइम इलिमिनेट करना पड़ेगा। इलिमिनेशन मेथड, वो भी इलिमिनेट किसको करेंगे, कोड को करेंगे, जिसमें आपका जो पूछेगा जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 57, यदि संख्या 26, 45, 78, 3 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा। चलिए भाई हल कर लेते हैं। देखिए 26, 45, 78, 3, तो सवाल क्या दिया कि विषम अंक में 2 जोड़ना है, तो विषम अंक में 2 जोड़ना है और सम अंक में 1 घटा देना है। विषम यानी सम अंक में से घटाना, यानी 2 क्या है सम अंक, तो इसमें से घटा दिया जाए। 6 भी एक सम अंक है तो इसमें से घटाना है। 4 भी एक सम अंक है तो इसमें से घटाइए। 5 लेकिन विषम अंक है तो इसमें 2 को जोड़ देंगे। 7 भी एक विषम अंक है तो इसमें 2 को जोड़ देते हैं। 8 भी एक सम संख्या है तो इसमें से घटा देंगे। 3 आपका एक विषम अंक है तो इसमें 2 जोड़ दिया जाए। अब इस प्रकार हमारा नई संख्या बनाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे 1, 6 में से घटाएंगे 5, 4 में से घटा देंगे 3, 5 2 7, 7 2 9, 8 में से घटा देंगे 7, 3 2 5। ये हमारी नई संख्या बन गई है। ये हमारी नई संख्या बन गई है। सवाल क्या पूछा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है, लीजिए 9 है ना। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटे अंकों का योग, सबसे छोटा अंक कौन सा, 1 है, यानी 1 और 9 को जोड़ दिया जाए, इन्हीं का योग पूछा है तो 10 आ रहा है सॉल्व का राइट आंसर, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल यही पूछा है ना, तो बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ा संख्या 9 है, सबसे छोटा संख्या 1 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 10 हो जाएगा, योग कितना होगा, 10 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए इस तरह का एक और सवाल आया है। एक निश्चित कूट भाषा में पेड़ को 35-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आर्क्स को 24-58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में एक के लिए कूट क्या होगा, बताइए दोस्त। जैसे यहाँ पे पेड़ है, PAID, पेड़ में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग अलग कोड दिया गया है। 35-17 लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जब आप कंप्यूटर के सामने अपना पेपर दे रहे होंगे तो। ओके, और ARCS, आर्कस को क्या कोड क्या है, 24-58, तो पूछा क्या A, तो दोनों में कॉमन चेक कर लीजिए। देखिए पेड़ में A है और आर्क में भी A है, यानी दोनों में जब A कॉमन मिल गया तो इन कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो क्या कौन सा नंबर, देखिए 5 मिला है कॉमन, 5 5, यानी A का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसी पर मान के चलिए, ये तो सवाल हो गया कंप्लीट, समझ में आ चुका होगा। यदि मान के चलिए दोस्त यहीं पे कोई ऐसा नंबर देता है, 1 सेकंड हम बचा रहे हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पे पेड़ दिया है और इसमें आपका दे दिया है, यहाँ पे आपका बुक दे दिया है। अब देखिए जैसे इलिमिनेशन करने का मेथड बताएं, जैसे देखिए दिया है, आप सभी से ए पूछा है, ए का पूछा, नंबर बना ले बुक का, जैसे कि कोई बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या भाई, जैसे 5 बना लेंगे, 1 बना लेंगे, 5 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 7 बनाएंगे और यहाँ पे 5 1 7 बना लेंगे और भाई 2 बना लेते हैं। अब देखिए, अब हम आप सभी से ए पूछ दें, ए का कोड बताइए कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले कॉमन चेक करेंगे तो पेड में तो आपको ए मिल जाएगा लेकिन बुक में ए नहीं मिलेगा। अब आप इस टाइम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, वो भी नंबर को जो कोड होगा, जैसे देखिए पेड में यहाँ पे जिसमें जो आपसे पूछेगा ए और उसी में आंसर आएगा जिसमें होगा, यानी पेड में आपका आंसर मिलेगा। तो अब देखिए एलिमिनेट करिए, यहाँ पे 2, देखिए 5 इसमें है पेड में और बुक में 5 है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और पेड में देखिए 1 है और बुक में भी 1 है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसका देखिए पेड में 7 है और बुक में भी 7 है, यानी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बुक में 1 नंबर बच रहा है और पैड में 1 नंबर बच रहा है। हमने आपको बताया जो पूछे रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर होगा, यानी 1 किसमें, पेड में, यानी 3 आपका कोड हो जाएगा। ओके, ऐसे करना है। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 59, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 34 46 58 70 क्वेश्चन मार्क 94 106, बताइए 24 46 58 70, अगला संख्या क्या होगा, हल करिए अपने से जरा। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है यानी कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो 34 में 12 जोड़ दी 46, 46 में 58 यानी +12, 58 से 70 यानी +12, भाई इसमें +12 किया है, यानी 70 में +12 कर देंगे तो 82 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है 82, बिल्कुल है देखिए, और 82 में 12 जोड़ देंगे तो 94 हो जाएगा,
94 में 12 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा श्रृंखला बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को। बताइए दोस्त इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा, हल करिए जरा। एक सॉल्व आएगा आपके पेपर में, चेक करिए आप सभी से हल हो पा रहे हैं कि नहीं, बताइए। पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। अभिमुख का मतलब होता है कि एक दूसरे के सामने, यानी एक गोला मेजा है, गोल मेज है, मेजा नहीं गोल मेज है। ठीक, कितने लोग को बैठाना है इसमें भाई आपको, 2 2 4 2 6 7 लोग को। तो 7 और यहाँ पे हम लाइन बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7 लोग को। अब देखिए एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। तो देखिए यू जो है ना वो टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी यू जो है वो टी के ठीक दाएं, दाएं का मतलब राइट साइड, जिसको आप बैठाएंगे उसका राइट और लेफ्ट देखना है बस। राइट मतलब दायां होता है, लेफ्ट मतलब बायां होता है। तो टी के ठीक दाएं कौन बैठा है पड़ोस में, यू बैठा है। तो टी को हम मान के चलिए मेरे दोस्त कहाँ पर बैठा लेते हैं, यहाँ बैठा लेते हैं भाई, अपने मन से कहीं बैठा लीजिए। तो टी के ठीक दाएं यानी इधर हो जाएगा यू, इधर यू हो गया, बिल्कुल कंप्लीट एक लाइन। यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। यू तो ऑलरेडी बैठ चुका, यू के बाएं से, यानी बाएं इधर होगा भाई, राइट इधर होगा, याद रखिएगा। आप यू को जब यहाँ पर बैठाए हैं, यू इधर देख रहा है इस केंद्र की ओर, तो यदि आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका राइट साइड, राइट हैंड किधर होगा, इधर ही होगा, लेफ्ट हैंड इधर ही होगा। यानी भाई सवाल में हमें लेफ्ट यानी बायां देखना है, इधर से देखना है, इधर देखना है। तो देखिए यू के बाएं से गिने पर यू और भी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। भी को हम कहाँ बना लेंगे, 3 लोग बैठ जाएंगे, यहाँ बना लेते हैं भाई। तभी तो देखिए यू और भी के बीच में 3 लोग बैठेंगे, वो भी बाईं साइड से, राइट से नहीं, बाईं राइट साइड से देखेंगे 2 ही लोग हो जाएगा भाई, है ना। एक लाइन ये भी पूरा हो गया। फिर देखिए टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। टी यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, आर को कहाँ बैठा देखिए, जो कि 3 लोग बैठ जाएंगे। तो सर जी आर को यहाँ बैठा दीजिए। तो देखिए टी यहाँ है और यहाँ आर यहाँ है, तो इनके बीच में 3 लोग बैठ गए, ये 2 भी खाली हैं। ठीक, और उसके बाद क्यू जो है वो पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी पी के ठीक दाएं कौन बैठा है पड़ोस में, क्यू बैठा है। तो दोस्त मेरे पी को यदि हम यहाँ बैठाते हैं तो क्यू को यहाँ बैठा देंगे। तभी देखिए पी के राइट साइड में क्यू बैठेगा, यहाँ पर पी इधर देख रहा है, इसको पी को अपने आप को मानिए, यहाँ बैठे हैं आप और आपका राइट हैंड किधर होगा, इधर ही होगा ना, तो राइट साइड में, तो बैठा दिए। ठीक, तो अब देखिए एक खाली बच रहा है, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा भाई, यस, यस नहीं बैठा, तो इसे हम बैठा देते हैं यस को। पी के सवाल क्या पूछा है, पी के बाएं से गिने पर टी और के पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। पी के बाएं से यानी पी कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है, देखिए पी यहाँ बैठा है। तो पी के बाएं से यानी इधर देखना है भाई, इधर से देखना है, पी के बाएं से यानी लेफ्ट हैंड से देखना है भाई। पी के बाएं गिने से पी और टी और पी के बीच में, यानी यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक देखे कितने लोग बैठे हैं भाई। तो एक भी बैठा है, एक आर बैठा है, एक यस बैठा है, एक यू बैठा है, यानी 4 लोग बैठे हैं भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई समझ में आ चुका, कितने लोग बैठे हैं भाई, पी के बाएं से गिने पर टी और पी के बीच में। ओके, यदि दायां पूछता तो भाई केवल एक ही बंदा क्यों बैठा होता है, यहाँ पे देखिए पी और टी के बीच में, लेकिन लेफ्ट हैंड पूछा था भाई। ठीक है, समझ में आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हल करिए। ये भी सवाल आपके पेपर में 2 आएगा, पक्का 2 आएगा। नीचे दी गई अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बाएं साइड देखिए 9 #1 स्टार, यहाँ पे पॉन्ड स्टर्लिंग, ये आपका एक मुद्रा होता है भाई। पॉन्ड स्टर्लिंग 5-2 एंड $% 7 एंड 3*4 65 @8 दाएं से। इसमें मैंने आपका सवाल क्या पूछा वो डिपेंड करता है। देखिए सवाल क्या पूछा, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। यानी आपको वो प्रतीक देखना है जिसके पहले एक संख्या होना चाहिए और उसके बाद में एक अन्य प्रतीक। एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि एक हैशटैग प्रतीक है और इसके पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, माने कोई संख्या 1 होगा और ठीक इसके बाद में एक अन्य प्रतीक, मान लेते कोई प्रतीक %। तो इस पैटर्न पे आपको खोजना है ना भाई, इस पैटर्न पे आपको खोजना है प्रतीक को, कि बीच में आपका प्रतीक, उसके पहले एक नंबर, उसके बाद में एक प्रतीक। ठीक, चलिए खोजते हैं भाई इसी श्रृंखला में। सबसे पहले आप प्रतीक को देखिए, हैशटैग है,
हैशटैग के पहले तो एक 9 नंबर है, लेकिन उसके बाद में एक हमें और प्रतीक चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दिया है, तो ये होगा नहीं भाई, यानी पहला तो रॉन्ग हो गया। अब ये देखिए बीच में पॉन्ड स्टर्लिंग जो ऐसे क्या है, इसके पहले देखिए एक स्टार है, लेकिन इसके पहले एक संख्या हमें चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा भाई, है ना भाई, क्योंकि पॉन्ड स्टर्लिंग तो दिया लेकिन इसके पहले एक संख्या, लेकिन भाई ये आपका बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। देखिए स्टार वाला, स्टार देखिए बीच में है, इसके पहले एक संख्या है और बाद में भाई एक पॉन्ड स्टर्लिंग है, यानी एक संख्या, तो हमें एक ऐसा पेयर मिल चुका है जैसा सवाल पूछा है कि वो प्रतीक है उसके पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक। देखिए एक पैटर्न हमें मिल चुका है। दूसरा आप खोजा जाए भाई प्रतीक, तो देखिए एक ये भी मिल चुका है भाई, एंड वाला देखिए, एंड के पहले एक 2 संख्या है और उसका बाद एक प्रतीक परसेंटेज है, यानी 2 मिल चुका। तीसरा यहाँ पे एंड डॉलर है, डॉलर के पहले एक आपका क्या है प्रतीक, लेकिन नंबर चाहिए हमें। फिर यहाँ पे कौन सा डॉलर है, फिर यहाँ पे देखिए एंड है, एंड के पहले एक संख्या लेकिन उसके बाद एक भाई आपका नंबर दिया है ना, 2 लगातार हमें प्रतीक चाहिए। फिर देखिए यहाँ बीच में स्टार, उसके पहले एक संख्या लेकिन उसके बाद में एक नंबर फिर दे दिया है, तो नहीं होगा ये। फिर यहाँ पे एट द रेट के पहले एक संख्या लेकिन उसके बाद एक फिर से संख्या दिया, यानी केवल 2 ऐसे प्रतीक मिल रहे हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक मिल रहा है, यानी सवाल का सी ऑप्शन हो सकता है भाई, क्योंकि 2 ही ऐसे प्रतीक मिले हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्त मेरे, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जैसे देखिए पहला आपका रिलेशन हम चेक करेंगे, पहला रिलेशन एन टी का रिलेशन जे के से है, एन होता 14, जे होता 10, टी होता 20, के होता 11, 14 से 10 यानी -4 क्या है, 20 से 11 -9 क्या है, यानी पहले में तो भाई -4 -9 का रिलेशन है। बी ऑप्शन देखिए एन क्यू एम पी, ये भाई एक दूसरे के बिल्कुल आसपास के हैं क्या, जैसे देखिए एन क्यू का रिलेशन एम पी से, तो भाई एन के पहले क्या आता है, एम आता है, क्यू के पहले क्या आता है, पी आता है, यानी -1 हुआ पहले में। जैसे एन होता 14, एम होता 13, क्यू होता 17, पी होता 16, तो इसमें -1 किया दोनों में। अब ऑप्शन सी चेक किया जाए, एफ आई इसका रिलेशन ई एच, तो भाई इसमें भी देखिए -1 हुआ, जैसे कि आई आपका 9, एफ 6, ई 5, एच 8, यानी इसमें -1, इसमें भी -1। भाई बी और सी में तो -1 सेम हो रहा है भाई, ग्रुप बना रहे हैं। डी ऑप्शन देखिए जे एम और आई एल, तो एम होता 13, एल होता 12, यानी इसमें भी -1, जे 10, आई 9, तो इसमें भी -1, यानी भाई ऑप्शन बी में -1 हुआ है, ऑप्शन सी -1 हुआ है, ऑप्शन डी -1 हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में तो भाई कुछ अलग है भाई, कुछ अलग है, -10 और -9 का रिलेशन लगा है, तो यही ग्रुप नहीं बना रहे पहला ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, DKR, HOV, LSZ, PWD क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको क्या तरीका बताया, जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहला अक्षर चेक करिए, जैसे देखिए डी, इसमें H, इसमें L और इसमें P, इनका कोड कर दीजिए, D4, H8, L12, P16, तो देखिए इसमें +4 हुआ है, इसमें भी +4 हुआ है, इसमें भी +4 हुआ है, तो अगली संख्या 16 में 4 जोड़ देंगे 20, 20 पे कौन अच्छा टी, यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो टी से मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है टी से, बी एक है और एक डी है, या तो टी ए आएगा या तो टी एच आएगा, यदि हम दूसरा अक्षर को चेक कर लेते तो हमें मालूम हो जाएगा, या तो टी एच होगा या तो टी ए हो जाएगा। चलिए देखिए सेकेंड अक्षर चेक करिए, के, यहाँ से ओ सेकेंड अक्षर, यहाँ से यस, यहाँ से डब्ल्यू, के होता है 11, ओ होता है 15, यस होता है 19, डब्ल्यू होता है 23। देखिए 11 से 15 +4, 15 से 19 +4, 19 से 23 +4, तो 23 में 4 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 27 पर कौन आता है, ए आता है, यानी टी ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके समझ में आया, ऐसे हल करना है। जब आप पेपर में बैठिएगा तो ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का कोड याद कर लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता ना हो, ऐसा प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, तभी आपका 30 में से 30 सही होगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64।
इस सवाल का राइट आंसर जरा बताइए। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। तो आपको क्या पढ़ना है, जैसे यहाँ पे आपका नंबरों का श्रृंखला दिया है 3-3 अंक का, तो आपको तुरंत सवाल पढ़ लेना है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यानी अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, तो कौन सा 995 है। आप ध्यान से देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 995 है। तो एक बार इसको लिख लीजिए। सवाल यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 257 है। देखिए है ना भाई, 257 है। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या है। सवाल क्या पूछा गया, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 5 है। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या पहले अंक 2 है। तो इनमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो, यानी इनको जोड़ दीजिए तो 7 तो होगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को जोड़ दीजिए और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को जोड़ दीजिए, इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो 7 आएगा, 5 और 2। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे एक समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है। बताइए कितना आंसर आएगा, 660 आएगा या 670, 680 या 690, कितना आएगा। हल किया जाए, देखिए 45 भाग है तो भाग को गुणा में बदलना है 13, माइनस है तो प्लस में बदलना है। 286 गुणा है तो भाग में बदल दीजिए, 2 प्लस है माइनस में बदल दीजिए 68। ये हमारा समीकरण बन चुका। तो अब देखिए इसमें हम बॉडम स्कीम लगाएंगे, 13 गुणे 45 कितना होगा, 13 पच्चे 65 का 5 6, 13 चौका 52 6 58, यानी 585 प्लस 2 का भाग 286 में, यानी 14 3, यानी 143 माइनस 68। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस 68 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 5 3 8, 8 4 12 के 2, 5 1 6 7, यानी 728 माइनस 68 कितना होगा। 8 में से 8 को घटा देंगे 0, यहाँ से 72 में से 6 घटा देंगे तो भाई कितना होगा 66, यानी 660 ही सॉल्व का राइट आंसर होगा। बिल्कुल देखिए पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ में आप सभी को, तरीका लॉजिक सीखिएगा बस। ओके, अप्लाई आप ही को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को हल करिए। DEFGHI और K गोलाकार मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। I जो है H के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है, E जो है वो G के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, D और E के बीच केवल H बैठा है। K जो है I का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो F के दाएं गिनने पर F और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बताइए भाई। 2 2 4 2 6 7 लोग को बैठाना है, 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग को एक एक लाइन में पढ़ा जाए। I जो है H के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, H के बाएं से तीसरे स्थान पे I बैठा है। H को कहाँ बैठा लिया जाए, तो कहीं बैठा लेते हैं भाई अपने मन का। H को यहाँ बैठा ले, इसके बाएं साइड यानी I यहाँ हो जाएगा भाई तीसरा स्थान पे। देखिए बायां साइड में इधर ही होगा बायां, इधर लेफ्ट होगा। अब तो आपको मालूम हो चुका होगा भाई, है ना। एक लाइन हो गया। E जो है वो G के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, G के बाएं से दूसरे स्थान पे E बैठा है। G को कहाँ बैठा दिया जाए, तो मान लीजिए G को यहाँ बैठा देते हैं, तो G के बाएं से दूसरे स्थान पे E। तो भाई गलत हो रहा है, G के दूसरे स्थान पे बाएं साइड में तो H होगा, यहाँ पे नहीं बैठा जाए। मान के चलिए G को यहाँ बैठा देते हैं, तो G के बाएं दूसरे स्थान पे E बैठेगा, यानी E यहाँ हो जाएगा भाई, है ना। E के इधर ही बायां होगा ना, हो गया। पहला स्थान पे H है, G के बाएं से दूसरे स्थान पे E है। अब देखिए D और E के बीच में केवल H बैठा है भाई। ओ गलत हो गया। देखिए सवाल क्या बोला है, D और E के बीच में यानी केवल H, यानी D यहाँ होगा तभी तो भाई D और E के बीच में केवल H बैठेगा, यानी इसको ये तो नहीं बैठ रहा है, कुछ अलग बैठाना पड़ेगा G को, है ना दोस्त मेरे। यानी G को एक बार मान के चलिए दोस्त यहाँ बैठा दे, तो G को यदि यहाँ बैठाते हैं तो G के बाएं दूसरे स्थान पे E, तो E को यहाँ बैठा हो जाएगा भाई, है ना। क्या दिक्कत है। फिर देखते हैं सवाल, D और E के बीच में केवल H बैठा है, D और G के बीच में, D और G के बीच में, तो D को यहाँ बैठा दे भाई, तभी देखिए D और G के बीच में केवल H बैठ जाएगा। ठीक, देखिए K जो I का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी K जो है वो I का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई। I तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो K को यहाँ नहीं बैठाएंगे क्योंकि I K का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी K को यहाँ बैठा दिया जाए भाई,
तभी तो देखिए आई का निकटतम पड़ोसी के नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन बैठा है, किसको बैठा है, कौन खाली है, नहीं बैठा है, डी ई एफ जी, डी एफ नहीं बैठा तो एफ यहाँ बैठा दिया जाए भाई। सवाल देखिए क्या पूछा है, एफ के दाएं से पूछा भाई, एफ के राइट साइड से गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो भाई एफ तो राइट साइड में इधर ही गिनेंगे, एफ और ई के बीच में केवल एक का आई बैठा है भाई, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। एफ और ई के बीच में मेरे दोस्त एक ही आई हमें दिखाई दे रहा है भाई। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, ऐसे बैठा सकते हैं। एक और आप फिर से बनाते हैं जरा भाई, एक बार फिर से अच्छी तरीके से ध्यान से देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आई जो है वो यच के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, तो यच को यहां बैठा देते हैं। यच के बाएं से तीसरे स्थान पे आई को यहां बैठा दिया जाए, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ई जो है वो जी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, तो दोस्त मेरे जी को यदि हम यहाँ पर बैठाएंगे तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा ई, पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ई नहीं होगा तब पर भी। यदि हम जी को यहाँ पर बैठा दें तो भाई दूसरे स्थान पर ई यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। डी और ई के बीच में केवल एच बैठा, डी और ई के बीच में, यानी भाई ये नहीं होगा, यानी जी को यहीं पर हमें बैठाना पड़ेगा भाई, डी को यहीं बैठाना पड़ेगा, तभी तो मेरे दोस्त ई आ गया यहाँ पर, है ना, ठीक। अब देखिए एक सेकंड भाई, जी ई के यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद डी और ई के बीच में केवल एच बैठा है, डी और गलत बन रहा है भाई, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है भाई, 2 2 4 2 6 7 लोग को तो हमने बैठाया है, 7 लोग को हमने बैठाया, 2 2 4 2 6 7। देखिए यहाँ से एक सेकंड, यच जो है वो यच के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, यच को मानिए भाई यहाँ बैठाए थे हम, यच के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा आई, यानी आई यहाँ बैठेगा तीसरे स्थान पे। भाई एक सेकंड, यहाँ पर कहाँ बैठेगा भाई, तीसरा स्थान यही होगा ना भाई, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। बहुत अच्छा भाई आपने बताया। देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अब देखिए बन सकता है हमारा, वही सोचे कहाँ पे गलती हो रहा है। फिर देखिए ई जो है वो जी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है, तो दोस्त मेरे जी के बाएं से दूसरे स्थान पे ई बैठ जाएगा, यानी ई यहाँ पे अब देखिए बैठ चुका है भाई। फिर देखिए डी और ई के बीच में केवल एच बैठा है, यानी डी को यहाँ बैठाएंगे तभी देखिए डी यहाँ, ई यहाँ, बीच में एच बैठ चुका है। अब देखिए कि जो है वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी आई का निकटतम पड़ोसी के नहीं होना चाहिए, यानी के को यहाँ बैठा दिया जाए, एफ को यहाँ बैठा दिया। अब देखिए सवाल हमारा बन रहा है बिल्कुल सही, एफ के दाएं गिने पर एफ और ई के बीच में, यानी एफ और के दाएं गिने पर, यानी राइट साइड में गिने पर एफ और ई के बीच में 2 व्यक्ति की, एफ यहाँ है, ई यहाँ पे, यानी राइट साइड में 2 व्यक्ति डी और एच बैठे हैं। अब देखिए सवाल का बी ऑप्शन होगा। अब आप यहाँ से आकर सही हुआ भाई, ओके। यदि हमने हल करके बैठा होगा तो आपको तुरंत बता दिया होता, लेकिन अब देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है, ओके। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वें स्थान पर तथा नीचे से 13वें स्थान पे, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। सवाल आपके पेपर में आएगा, जब शीर्ष से नीचे दिए तो शीर्ष को जोड़ लीजिए और नीचे वाले को जोड़ लीजिए, इसमें से घटा दीजिए। 28 13 41, 41 में से कम कर दीजिए 40, यानी उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। 2 सवाल आएगा इस तरह का भाई, 2 सवाल आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर के क्यू आर एल का संबंध एक निश्चित प्रकार से ओ डबल टी एम से है, उसी प्रकार एस डब्ल्यू वी एन का संबंध डब्ल्यू जेड एक्स ओ से है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए ए सी जेड पी का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसे। फटाफट किया जाए, इस सवालों को आप टाइम मत दीजिएगा। के क्यू आर एल है, इनका कोड ओ डबल टी एम है। देखिए के होता है 11, ओ होता है 15, यानी +4 क्या है, क्यों होता है 17, टी होता है 20, 17 से 20 यानी +3 क्या है, आर होता है 18, टी होता है 20 यानी +2 क्या है, एल होता है 12, एम होता है 13, तो इसमें +1, यानी 4 से स्टार्ट किया है +1 तक किया है, यानी +4 +3 +2 +1। तो पूछा क्या है ACZP, तो यही पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, +4 +3 +2 +1। देखा जाए भाई ACZP, तो +4 इसमें करना है, +3 इसमें करना है, +2 इसमें करना है, +1 इसमें करना है।
ए होता है 1, 1 4 5, 5 पे ई आता है, यानी हमारा आंसर ई से मिलेगा। यानी देखिए डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों आप हल पूरा करेंगे, ई एफ बी क्यू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, जैसे भाई जेड यहाँ पे 26 होता है, 26 में 2 जोड़ देंगे तो 28, 28 पे कौन आता है, बी आता है। आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है। जैसे ही कोई संख्या जोड़ने पर 27 या 28 आता है तो 27 से ए से शुरू हो जाता है, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। इस बार का नया सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्याओं के परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त है। यानी पहला पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है, आपको मैच करना। देखिए 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, ये पहला है। दूसरा 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, ये दूसरा है। अब देखिए 10 से 20 यानी दुगना, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, यानी दुगना दुगना का पैटर्न चेक करना है। सेम टू सेम इसी का पैटर्न हमें ऑप्शन को देखना है, कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है ऑप्शन। 5 दुना 10, 10 दुना 20, 20 दुना 40, लेकिन यहाँ पे 30 दिया है। 8 दुना 16 रॉन्ग है, 10 दिया है। 6 दूनी 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48, ये है सी ऑप्शन। 4 दुना 8, 8 दुना 16, 12 है, तो भाई सी ऑप्शन मैच कर गया। 69 का कितने लोग का सी ऑप्शन परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 70 को। GN14 एक निश्चित तरीके से ER1 से संबंधित है, HP18 उसी तरह से FT5 से संबंधित है, तो समांतर का पालन करते हुए TK4 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, बताइए। तो दोस्त मेरे, जैसे GN14 का रिलेशन ER1 जब भी अक्षर और नंबर दे तो सबसे पहले नंबर कॉल करिए। 14 से 13 कैसे बना होगा, 14 से 13 कैसे बना होगा, जब हम 14 से 13 को माइनस करेंगे तभी तो 1 बन जाएगा भाई, है ना। उसी प्रकार दूसरा देखिए, नंबर को हल कर लेते हैं। 18 से 13 किया है, यानी 18 से 13 कैसे बनेगा, 18 से -13 करेंगे तभी 5 बनेगा, यानी भाई -13 कम कर रहे हैं। तो अब देखिए, यदि जो हमसे पूछा है TK4, तो हम केवल नंबर को हल करते हैं। 4 में से हमको -13 कम करना है, तो कितना आएगा, 13 में से 4 घटा 9। अब देखिए माइनस का साइन हो, देखिए कौन सा ऑप्शन -9 का है, तो पहला ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट, आपको अक्षर का हल करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा। ओके भाई, तो ये फाइनली 70 क्वेश्चन आपके पेपर से पहले पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर को बिना हल के आप अपने शिफ्ट में नहीं बैठेंगे, सारे क्वेश्चन को आप जरूर से तैयार करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। एक एक क्वेश्चन को तैयार करने में बहुत समय लगा है मेरे दोस्त, तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। ओके, और भाई दोपहर में रीजनिंग का अलग से क्लास देंगे, उस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिएगा। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।